अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस, वेलकम बैक इन एसबी क्लासेस। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे अमेंडमेंट क्या होता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कौन सी हो गई हमारे पास, अब तक कितनी अमेंडमेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुकी है, सबसे पहली वाली अमेंडमेंट कौन सी थी, दूसरी लास्ट वाली अमेंडमेंट कौन सी थी। ठीक है जी। अमेंडमेंट प्रोसीजर कैसे होता है, अमेंडमेंट के टाइप्स कितनी होती है, ये हम देखेंगे। यानी कुल मिलाकर अमेंडमेंट से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आज हम देखेंगे। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर ये मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2 बार मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डर पता नहीं बाय डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, तो इसके तीसरी बार मैं कर रहा हूँ और ये लेक्चर कम से कम 1 घंटे का बनेगा। साथ में रिक्वेस्ट करूंगा, दिस लेक्चर इज़ फॉर ऑल द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, वेदर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी लेवल स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। दिस इज़ फॉर ऑल द पीपल। एंड उसके बाद मैं ये कहूँगा आपको, जो पॉलिटी सेक्शन का है इसकी पूरी PDF है, तैयार हो गई है, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिन PDF से मैं आपको पढ़ाता हूँ। जिस बंदे को चाहिए होगी, मेल ID मैंने दी है, 50 रुपीज़ में ये सारी PDF आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी। आप फिर चाहो अपने व्हाट्सएप पर इसको ले सकते हो, या आप चाहो यू कैन टेक इट ऑन इन योर ईमेल आईडी। ठीक है जी। और साथ में ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ले लोगे प्रिंट आउट ज़रूर निकाल देना और इसे शेयर मत करना दूसरों के साथ प्लीज़, है कि नहीं। ये इनजस्टिस हो जाती है, यानी 50 बंदे मिलकर 50 रुपये मुझे दे दोगे, फिर पूरी 50 बंदे ऐसा करेंगे कि उसको पूरी मतलब यूज़ करेंगे, वो गलत बात है ना। और दूसरी बात ये कि आप इसको लेकर अपना एक बिज़नेस शुरू करोगे, वो भी आप प्लीज़ मत कर लेना, वो भी एक गलत बात है। चलो शुरू हो जाते हैं हम आज के लेक्चर से इंशाल्लाह। तो पढ़ लेते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा है अमेंडमेंट। देखो अमेंडमेंट क्या होता है। अमेंडमेंट होता है चेंज कर रहा, चेंज को बोलते हैं अमेंडमेंट। किसको बोलते हैं अमेंडमेंट? चेंज को। चेंज किस किस तरीके से हो सकती है। अब ये टर्म जो अमेंडमेंट है ना, ये स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनाया गया है। किसके लिए? अच्छा, साथ में रिक्वेस्ट ये भी करूँगा, कहीं कहीं मुझे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई होगी 1-2 जगह, इतना सारा कुछ लिखना पड़ता है ना, तो उसे आप बिल्कुल वहाँ पर खुद करेक्ट कर लेना। ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक स्पेशल टर्म बनी है। कॉन्स्टिट्यूशन को जब चेंज करना हो तो उसको लिए एक टर्म बनी है, उसको बोलते हैं अमेंड। अमेंडमेंट उसको बोलते हैं। फिर ठीक क्या बोलते हैं? अमेंड बोलो या अमेंडमेंट बोल दो। अमेंडमेंट के ज़रिए क्या किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे चेंज किया जा सकता है? या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नया लॉ ऐड किया जाता है, ठीक है जी, या उसमें सब्ट्रैक्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है, ठीक है जी, या किसी एग्जिस्टिंग लॉ में कुछ एक्स्ट्रा फ्यूचर्स भर दिए जाते हैं, या किसी एग्जिस्टिंग लॉ से कुछ फ्यूचर्स निकाल दिए जाते हैं, या किसी लॉ को एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह लगा दिया जाता है कि नहीं। ऐसी बहुत सारी चेंजेस होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अमेंडमेंट करना। और ये अमेंडमेंट कौन कर सकता है? दिस अमेंडमेंट कैन ओनली डन बाय वन पीपल। वो कौन है? वो है हमारे पास वन पर्सन। वो हमारे पास कौन है? वो हमारे पास पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। और पार्लियामेंट में कौन इसको करते हैं? ये हमारे भेजे हुए, ये हमारे इलेक्ट किए हुए MPs होते हैं। ठीक है जी। और पार्लियामेंट का मतलब हो गया बोथ द हाउसेस। बोथ द हाउसेस मतलब हो गया राज्यसभा एंड लोकसभा। दोनों हाउसों को ये पास करना पड़ता है विथ 50%, मोर देन 50% वोट्स। उसके बाद ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इसको साइन करता है, फिर ये बनता है एक्ट। फिर ये कहा जाता है कि ये एक्ट फलानी डेट से इन्फोर्स में हो जाएगा या वर्किंग शुरू कर लेगा। ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हम अमेंडमेंट करना। अब मैं नीचे जा रहा हूँ और नीचे से थोड़ा सा आपको पहले और एक चीज़ समझाऊंगा ताकि आगे मुझे जाकर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। अमेंडमेंट के लिए क्या करना पड़ता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए लोकसभा और राज्यसभा में बिल आती है ना। बिल यूजुअली कौन लाती है? जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है। मेजॉरिटी में कौन होती है? वो गवर्नमेंट होती है। ठीक है जी। उसे लोकसभा में भी 50% से ज़्यादा वोट्स मिलते हैं और राज्यसभा में भी 50% से ज़्यादा वोट्स मिलते हैं। इन केस अगर इसको कम वोट्स मिल गए तो ये बिल वहीं पर रिजेक्ट हो जाती है, ये आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जब इनके पास मेजॉरिटी है तभी ये बिल लाते हैं, और ये बिल जाकर फिर जब पास होती है बोथ हाउसेस से, उसके बाद ये जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। वो इसे साइन कर लेता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया,
उसके बाद ये बिल का क्या होता है, उसके बाद ये बिल गवर्नमेंट के पास वापस जाता है, गवर्नमेंट कहता है अब फलानी डेट से ये इन्फोर्स हो जाएगी, यानी और एक एक्ट ऐड हो गया किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। समझ में आ गया, ये हो गया हमारे पास अमेंडमेंट प्रोसीजर। ये सिंपल सा प्रोसीजर है, सीधे आपको ये एक कॉमन मैन को भी पता है। एक बिल आती है, वो बिल गवर्नमेंट लाती है, पहले लोकसभा में जाती है, फिर राज्यसभा में जाती है, दोनों हाउसों से 50% से ज़्यादा वोट्स लेकर पास होती है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाती है, प्रेसिडेंट सिग्नेचर करता है, और सिग्नेचर करने के बाद ये एक्ट बन जाता है। एक्ट उसके बाद फिर गवर्नमेंट डेट देती है, फलानी डेट से ये एक्ट लागू हो जाएगा, इन्फोर्स हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास 3 टाइप के अमेंडमेंट्स है। अमेंडमेंट्स पहले देखो, अमेंडमेंट जो है ना, ये अमेंडमेंट जो हम करते हैं ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी एक हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक एक्ट है। क्या है ये भी एक लॉ है, आर्टिकल हमारे पास। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, जो आर्टिकल बोलता है कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकता है। यानी एक आर्टिकल है जो एम्पावर करता है या पावर देता है। किसको देता है पावर, ये देता है पावर आपके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। उस आर्टिकल, उस पार्ट का थोड़ा सा हम पढ़ लेते, थोड़ा सा क्या पूरा पढ़ लेते हैं। हमारे पास आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट्स हैं। हमारे पास एक पार्ट है पार्ट 20। ऐसे पार्ट 20 नहीं लिखा होता है ना, ये देखो एक्स एक्स मीनस 20, एक्स मीनस 10, अब जितने एक्स होंगे उतने 10, यानी पार्ट 20 हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। वहाँ पर एक आर्टिकल है, वहाँ पर आर्टिकल है 368। 368 जो है ये एम्पावर करता है, ये पावर देता है, ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, राइट है, वो क्या कर सकते हैं, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। अमेंड मैंने चेंज कर सकते हैं, कोई सी भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एडवांस में बोला। अब ये 368 जो आर्टिकल है हमारे पास, हमने बहुत सारे आर्टिकल दुनिया के बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनों से लिए है। अब ये आर्टिकल हमने कहाँ से लिया है, जिसके ज़रिए हम अमेंड कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से। अब देखो यहाँ पर एमसीक्यू क्या बन सकता है, देखो अब आपका एमसीक्यू बन सकता है, कौन सा पार्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का है जो आपको राइट देता है पार्लियामेंट को कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हो। आप बोल दोगे पार्ट 20, यानी एक्स एक्स पार्ट 20। अब बोलेगा कौन सा आर्टिकल है जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको राइट देता आपके पार्लियामेंट को कि आप अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में। आप बोलोगे आर्टिकल 368। अब बोलेगा ये आर्टिकल जो आपको अमेंडमेंट करने के लिए देता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ करता है, ये आपने कहाँ से लिया है। आप बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से लिया है। अब ये एमसीक्यू बोल सकता है कि आर्टिकल 368 क्या बोलता है और किसको एम्पावर करता है। आप बोलोगे आर्टिकल 368 बोलता है कि पार्लियामेंट को पावर है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन करता है, आर्टिकल 368। ये कहाँ आता है, ये आता है पार्ट 20 में। कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कहाँ से लिया गया, ये लिया गया साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। समझ में आ गया, यहाँ तक तो बिल्कुल ईजी था ना। अब आ जाओ आगे। हमारे पास 3 तरह की क्या है हमारे पास, अब ये भी आप याद रखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फ्लेक्सिबल भी नहीं है और ये रिजिड भी नहीं है। फ्लेक्सिबल और रिजिड आपको पता ही है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फ्लेक्सिबल जो ईजिली चेंज कर सकते हैं हम, रिजिड जो हम ईजिली चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ईजिली हम चेंज कर सकते हैं, उनको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। कुछ ईजिली चेंज नहीं कर सकते, जिनको मुश्किल से चेंज किया जा सकता है, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबल। अब इंडिया एक मिक्सचर है फ्लेक्सिबल और रिजिड का। ठीक है जी, इसीलिए यहाँ पर जो हमारे पास अमेंडमेंट के तरीके हैं, मेथड्स हैं, वो बहुत सारे हैं। ठीक है जी, 3 मेथड्स हैं हमारे पास जिनके ज़रिए हम क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। या हम बाय सिंपल मेजॉरिटी कर सकते हैं, हम स्पेशल मेजॉरिटी बेसिस से भी कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं स्पेशल मेजॉरिटी विथ स्पेशल रेक्टिफिकेशन फ्रॉम स्टेट्स या बाय स्टेट्स। ठीक है जी, अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं, तब जाकर आपको समझ में आ जाएगा। देखो सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है। सिंपल मेजॉरिटी मीन्स ये कहता है कि जब पार्लियामेंट में, हाउस में, एक टाइम में जितने भी मेंबर होंगे, एक टाइम में जितने भी उस टाइम प्रेजेंट होंगे, मान लो लोकसभा और राज्यसभा में बिल लाई जाती है, कोई सी भी बिल लाई गई स्पेशल मेजॉरिटी से जिसको पास होना है ना,
उसको क्या है, उस टाइम जितने भी मेंबर पार्लियामेंट में होंगे, मान लो हमारे पार्लियामेंट में फॉर एग्जांपल 400 मेंबर है, मान लो उस टाइम 200 ही प्रेजेंट थे, अब इन 200 का 50 से ज़्यादा परसेंट इसके फेवर में वोट देना चाहिए। किसके फेवर में? इस बिल के फेवर में। तब जाकर ये बिल पास होगी, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगी, फिर एक्ट बन जाएगा। ठीक है जी। यानी ये सिंपल मेजॉरिटी बोलता है कि हमारे पास जितने भी लोकसभा हो या राज्यसभा में हो, जब ये बिल पेश की जाएगी उस टाइम जितने भी मेंबर प्रेजेंट होंगे, चाहे उस टाइम 400 में से टोटल 400 मान लो अगर होते हैं, 400 में उस से 200 ही होंगे, कम से कम 101 यानी मोर देन 50% इस बिल के फेवर में वोट देना चाहिए, तब जाकर ये बिल पास होगी। इसको क्या बोलते हैं हम? सिंपल मेजॉरिटी। यानी सिंपल मेजॉरिटी मीन्स द बिल शुड बी पास्ड बाय द पीपल, बाय द मेंबर्स 50%, by more than 50% of the members present in that house that particular period of time when the bill is entered into the house। यानी जब उस हाउस में बिल एंटर की जाएगी उस टाइम जितने भी मेंबर प्रेजेंट होंगे उनका मोर देन 50% इस बिल के फेवर में वोट देना चाहिए। इसको बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल सिंपल सिंपल। अब इस सिंपल मेजॉरिटी से हम कौन कौन सी चीज़ें चेंज कर सकते हैं? अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप, सिटीजनशिप के साथ अगर कोई अमेंडमेंट है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। क्रिएशन एंड रिमूवल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, अगर आपको रिमूवल करनी है किसी स्टेट की या यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली ख़त्म करनी है, या किसी स्टेट या यूटी को बनानी है नई लेजिस्लेटिव असेंबली तो देनी है उनको, तब वो भी किससे कर सकते हैं आप? सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं। सिंपल मेजॉरिटी से आप चेंज कर सकते हैं नेम्स, बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स का नेम भी चेंज कर सकते हैं, उनका बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं, यानी दो स्टेटों को मिला भी सकते हैं, एक स्टेट को तोड़कर दो भी बना सकते हैं। ठीक है जी। चेंजेस इन शेड्यूल टू में जितनी भी चीज़ें हैं उनको चेंज कर सकते हैं। चेंज इन क्वोरम, ये रिलेटेड है पार्लियामेंट की कारकर्दगी से रिलेटेड है। अच्छा, चेंज इन रूल्स एंड प्रोसीजर्स इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कैसी वर्किंग होगी, अगर उनके रिलेटेड रूल्स के रिलेटेड कोई चेंज करनी हो, अमेंडमेंट लानी हो, उसको भी आप सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकते हो। ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी। अब आ जाओ स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में मैंने लिखा है 2/3, यहाँ भी हो गया 50%, यहाँ भी 50 मोर देन 50% पीपल वोट देने चाहिए बिल के फेवर में। लेकिन वहाँ क्या था? वहाँ ये था कि जितने भी उस टाइम मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उनका 50% है, लेकिन यहाँ ये कंपलसरी बनता है जितने भी पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, अगर वो 400 सारे के सारे हैं, उन सारे के सारे प्रेजेंट होने चाहिए और उनका 50 से ज़्यादा परसेंट इसके फेवर में वोट देना चाहिए। यानी अगर 400 मेंबर्स हैं, 400 में से 201 इसके फेवर में वोट देने चाहिए, तब जाकर ये पास हो जाएगा। हमारे पास टोटल कितने मेंबर्स हैं वो आप ऐसे करो, 272 ये टोटल हो गए, इसका मतलब 273 आने चाहिए इसके फेवर में, तभी जाकर ये पास हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। यानी स्पेशल मेजॉरिटी में क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी में सारे मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए जितने भी इलेक्ट हुए हैं उस पार्लियामेंट के हाउस के लिए। अच्छा जी। और सिंपल मेजॉरिटी में क्या है कि उसमें यह है कि जितने लोग प्रेजेंट हैं तो वही वोट करेंगे, जो एब्सेंट है उनका कोई काम नहीं है। ठीक है जी। अब ये स्पेशल मेजॉरिटी में क्या क्या हम कर सकते हैं? देखो, स्पेशल मेजॉरिटी में हम कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं स्पेशल मेजॉरिटी के ज़रिए। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक बंदा प्रेजेंट होना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए भी सारे बंदे प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। या वो कुछ ऐसी चीज़ें बाकी जितनी बचती है ना, जो इस थर्ड वाले में सी में और पहले सिंपल मेजॉरिटी में नहीं आती है, वो सारी की सारी इस स्पेशल मेजॉरिटी में आती है। ठीक है जी। अब आ जाती है हमारे पास स्पेशल मेजॉरिटी विथ स्पेशल रेक्टिफिकेशन फ्रॉम स्टेट्स, रेक्टिफिकेशन बाय स्टेट्स। यानी एक तो स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी मैंने आपको बोला जितने मेंबर्स उस पार्लियामेंट के हाउस के लिए इलेक्ट हुए हैं उनका मोर देन 50% इसके फेवर में वोट देना चाहिए, और साथ में मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स, यानी अगर हमारे पास आज 28 स्टेट्स हैं, कम से कम 15 स्टेट्स इसके फेवर में वोट देने चाहिए, तब जाकर ये पास होगी। इसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी विथ रेक्टिफिकेशन फ्रॉम स्टेट्स। स्टेट्स को भी स्पेशल रेक्टिफिकेशन देनी पड़ती है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम इससे कर सकते हैं, इस थर्ड वाले मेथड से? अगर हमने अमेंडमेंट करनी है, प्रीएम्बल में अमेंडमेंट करनी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए विथ स्पेशल रेक्टिफिकेशन फ्रॉम द स्टेट्स।
अच्छा, अगर हमने जो हम प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन करते हैं उसके प्रोसीजर में हमने कुछ चेंज करनी है, उसमें भी चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी विद स्पेशल रेक्टिफिकेशन फ्रॉम स्टेट्स। जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था तो हर स्टेट की रेक्टिफिकेशन चाहिए थी ना, तब जाकर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, उसके बाद हर एक स्टेट ने अप्रूव किया, उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट ने जब अप्रूव किया तब जाकर ये इंक्लूड हो गया। ठीक है जी, तब ये इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है जी, ये क्या है, ये भी हमारे पास है स्पेशल मेजॉरिटी विद स्पेशल, ये है स्पेशल मेजॉरिटी विथ रेक्टिफिकेशन बाय स्टेट्स। अच्छा, इसी तरह अगर हमने चेंज करनी है पावर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अच्छा, ये जो हमारे पास जो अमेंडमेंट आर्टिकल है 368 जो अमेंड करने का, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का राइट देती है हमारे पार्लियामेंट को, अगर हमने इसमें कुछ चेंजेस करनी है ना तो इसके लिए भी हमें चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी विथ स्पेशल रेक्टिफिकेशन फ्रॉम द स्टेट्स। अगर हमने प्रेजेंट रिप्रेजेंट स्टेट्स इन द राज्यसभा, अगर स्टेट्स को ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द राज्यसभा, अगर स्टेट्स में राज्यसभा की सीटें इंक्रीज करनी है या राज्यसभा की सीट्स के रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो, उसमें भी हमें क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट की स्पेशल रेटिफिकेशन फ्रॉम द स्टेट्स। अब आप देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर समझो, यहाँ पर एक लास्ट बार मैं बोलूँगा अमेंडमेंट कैसे करते हैं हम आर्टिकल 368 के ज़रिए। कौन कौन सा मेथड है हमारे पास अमेंडमेंट करने के लिए, सिंपल मेजॉरिटी, यानी जितने बंदे उस टाइम पर उस हाउस में उस टाइम प्रेजेंट होंगे, हमारे पास कितने हाउसेज हैं, दो बाई कैमरल है ना, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है, जितने भी हमारे पास मेंबर्स उस टाइम प्रेजेंट होंगे, जितने एबसेंट होंगे तो छोड़ो, जितने प्रेजेंट होंगे उन प्रेजेंट वालों में से मोर देन 50% इस बिल के फेवर में वोट देने चाहिए, देन इट इज़ कॉल्ड द सिंपल मेजॉरिटी। अगर और उसके बाद हमारे पास आता है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी सारे मेंबर्स प्रेजेंट होने, जितने उसमें पार्लियामेंट के हाउस के मेंबर हैं वो सारे प्रेजेंट होने चाहिए और उनका मोर देन 50% इस बिल के राइट, इस बिल के फेवर में वोट देना चाहिए। ठीक है जी, इसी तरह स्पेशल मेजॉरिटी फ्रॉम द विथ रेक्टिफिकेशन बाय द स्टेट्स, यानी एक स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, सारी मेंबर्स जितने भी हैं उस हाउस के वो सारे के सारे प्रेजेंट होने चाहिए, उनका 50% मोर देन 50% वोट देना चाहिए उस बिल के फेवर में, और मोर देन 50% ऑफ द स्टेट शुड वोट इन फेवर ऑफ दिस बिल, देन इट इज़ कॉल्ड स्पेशल मेजॉरिटी विथ स्पेशल रेक्टिफिकेशन फ्रॉम द स्टेट्स। यहाँ तक आप याद रखो। इन केस अगर कहीं से भी इसको 50% से कम मिलता है ना, बिल को कहीं से वोट मिलता है, द बिल इज़ कैंसल्ड एट द सेम टाइम। अगर लोकसभा में पास हो गई 50% से ज़्यादा, राज्यसभा में उसमें 50% से कम मिली तो बिल वहीं पर कैंसिल हो जाती है। ठीक है जी, इसका मतलब यह है कि हर एक हाउस में लाजमन इसको मोर देन 50% वोट मिलने ज़रूरी हैं। यहाँ तक हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स और प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, अब ऊपर आ जाओ, यहाँ पर जिस बंदे को भी पीडीएफ चाहिए होगी, कोई भी पीडीएफ चाहिए होगी मेरी, वो आपको पता है ये मेल आईडी है, यहाँ पर मुझे मेल करें। अगर आपको समझ नहीं आता है मेल पर तो मुझे इस मेल में अपना नंबर लिख कर भेजिए, मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगा। और जितना भी ये पॉलिटी सेक्शन है मेरा, इसमें तकरीबन 8-9 लेक्चर्स आज तक आ गए। ये हो जाते हैं तकरीबन 200 से लेकर 300 पेज आते हैं, और इन 300 पेजों का मैंने क्या है एक सिंपल भाषा में लिखी, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 50 रुपीज़ मैंने इसको लिखा है। मैं आपको यहाँ से एक वो आपका है ना, एक क्या बोलते हैं इसको, फ़ोन पे वाला एक QR कोड भी भेजूँगा, उसको आप स्कैन करके 50 रुपीज़ पे कर सकते हो, मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे उसी टाइम मैं आपको सेंड करूँगा इंशाल्लाह, इसमें टाइम नहीं लग जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने और टॉपिक की आगे बढ़ जाते हैं हम। ठीक है जी, और आगे हमारा जो टॉपिक है अब हम पढ़ेंगे, अमेंडमेंट भी हम पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स भी हम पढ़ चुके हैं, और हम अमेंडमेंट कहाँ से हमने लिया है, ये कानून अमेंडमेंट का साउथ अफ्रीका से लिया है। कौन से आर्टिकल के ज़रिए हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, कौन से पार्ट में हमारे पास ये अमेंडमेंट वाला आर्टिकल है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और हम पढ़ेंगे अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या जो टाइप्स हमने पढ़ लिए, इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हमने अब तक की हुई हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है जी, ये हम अब पढ़ेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे, किसी रोशनी देखेंगे, सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट जो पहला वाला हमारा था, पहला अमेंडमेंट जो हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, कब हुआ था, 1951। इतना याद रखो, 1951 में पहला अमेंडमेंट हुआ था। अब लास्ट अमेंडमेंट, अब इसको नहीं बोलेंगे लेकिन हमारे हिसाब से लास्ट, क्योंकि अभी तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स और हो जाएंगी, लेकिन अभी तक जो हमारे पास लास्ट हुआ है वो हुआ है 2021 में।
यानी 1951 से लेकर 2021 तक हमारे पास कितने टोटल अब तक अमेंडमेंट्स हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 105 अमेंडमेंट्स हुए हैं। ये एमसीक्यू बन सकता है, दिस इज़ इवन आस्क्ड इन आईएएस, किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन में आपको पूछा जा सकता है। या एमसीक्यू ये पूछा जा सकता है फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई, ठीक है जी। फिर उसके बारे में ये भी पूछा सकता किसके रिलेटेड वो थी, वो हम अभी पढ़ेंगे। पहली अमेंडमेंट कब हुई थी, अब लास्ट अमेंडमेंट आपको बोला जाए कब हुई है, आप बोलोगे 2021 में। ये आप बोलोगे अगर आपको 2022 में आजकल के दौर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। अगर 10 साल के बाद पूछा जाएगा तब तक तो पता नहीं और कितनी अमेंडमेंट हुई होगी। यहाँ आपको पूछा जाएगा 1951 से लेकर 2021 तक कितनी अमेंडमेंट्स हुई है, आप बोलोगे 105 अमेंडमेंट्स हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आपको यहाँ तक बिल्कुल ईजिली समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम देख लेते हैं जो हमारी पहली अमेंडमेंट एक्ट है ये किससे रिलेटेड थी, ये कब आई। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, इसके ज़रिए क्या किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्या किया था, इसने कहा कि हम अपलिफ्ट करेंगे हमारे कुछ जो लोग हैं जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। ये देखो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इनको क्या करेंगे हम, इनकी ये गरीबी हम दूर करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया, यानी उसमें उसने कहा कि स्टेट अपने आप को यानी कंट्री को रिप्रेजेंट किया। कंट्री को क्या करना चाहिए, कंट्री स्टेट इंडिया को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए, जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं इनको अपलिफ्ट करना चाहिए, यानी इनकी गरीबी दूर करनी चाहिए, इनके अंदर अमीरी भरनी चाहिए। अब वो कैसे भरी जाती वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, लेकिन पहले याद रखो ये जो थी ये बिल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की ये लाई थी जवाहरलाल नेहरू ने लाई थी। कब लाई थी, मई 1951 में। कब लाई थी, मई 1951 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस ज़माने में क्या थे, आप बोलोगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे ना। 1951 मई में उसने ये बिल लाई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। ये पहली वाली में थोड़ा अच्छी तरह पढ़ाऊंगा, फिर हमने थोड़ा जल्दी जल्दी घूमना है क्योंकि ज़्यादा भी टाइम नहीं लगना चाहिए। मई 1951 में सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये बिल किसने लाई थी, ये लाई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब लाई थी ये लाई थी 1951 में लाई थी उसने ये बिल। कब, मई 1951 में लाई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बिल, और उसके बाद इस बिल को एक्सेप्ट किया गया प्रेसिडेंट, उसके बाद इसे एक्सेप्ट किया गया, फिर ये एक्ट बन गया। कब बन गया, जुलाई 1951 में, यानी 2-3 महीने ये बिल घूमती रही, मई जून जुलाई 3 महीने, ये 1-2 महीने घूमती रही, फिर ये एक्ट बन गया। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया ना। अब घुस जाओ इसके अंदर, अब इसमें अंदर क्या था यहाँ एक बार फिर आपको रिवाइज करूंगा। मई 1951 में बिल लाई गई, ये एक्ट बन गया। जुलाई 1951 में लाई किसने थी, JL नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लाई थी। ठीक है, इसमें क्या कहा था, इसमें कहा गया था जो हमारे पास सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उनको एडवांस हमने करना है, यानी उनकी गरीबी हमने दूर करनी है। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए हमारे पास जब इंडिया फ्रीडम मिली थी इंडिया को, या जब 1950s तक हमारे पास क्या था, ज़मींदारी सिस्टम था। ज़मींदारी आपको पता है ना, जिन लोगों को पता होगा ना उनको बिल्कुल ओके है क्योंकि वो शायद पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से होंगे, और जिनको पता नहीं होगा लेट मी एक्सप्लेन लिटिल बिट टू देम, नॉट लिटिल बिट बट इन अ वेरी गुड मैनर। पहले क्या हुआ था, एक बंदा हुआ करता था गांव में, उसकी 1000 कनाल ज़मीन हुआ करती थी, 1000 कनाल ज़मीन हुआ करती थी। वो 10-15 बंदों में ये इसको दे दिया, 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 एक तरह से एक रेंट पर। ये किसान हुआ करते थे, किसान क्या हुआ करते थे, किसान, इन किसानों को देता था ये। अब इसको दे दिया था, ये क्या था, ये ज़मींदार था, ये निकालता था इसमें 100 क्विंटल 80 क्विंटल इसको देता था, 20 क्विंटल खुद रख लेता था, है ना। ये इसको देना पड़ता था क्योंकि ज़मीन इसकी थी। इसी तरह हर एक बंदा यही सिस्टम करता था, यही करता था। अब ये जो बेचारे ज़मींदार किसान थे ना, इनको क्या करता था, इनको सिर्फ 20% मिलता था, है ना, और इसको मिलता था 80% हर एक का। और इसको देखो यहाँ से भी 80, यहाँ से भी 80, यहाँ से भी 80, यानी सबसे ज़्यादा अमीर ये, और ये बेचारे के बेचारे गरीब रहते थे, है कि नहीं। कुछ भी हो, कोई घाटा पड़ता था वो इनको पड़ता था, इसको इसके साथ कुछ नहीं था। 1951 में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उसने कहा कि हमने जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं इनको क्या करना है, एम्पावर करना है। इसने क्या किया, ये जो इस
ज़मींदार ने ज़मीन दी थी इस किसान को, इसको 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 इतने किसानों में दी थी ना। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको सीज करके ये जो इसके पास ज़मीन थी इसी को दे दी, इसको इसकी दे दी, इसको इसी की दे दी, इसको इसकी दे दी, इसकी इसकी इसको इसकी। इसके पास कुछ नहीं रहा, इसके पास बस ठेंगा रह गया हाथ में दिखाने के लिए। अब ये लोग अपने ज़मीन के मालिक बन गए, 100% इसी का, कोई इधर देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एम्पावर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। क्यों? दो तरीकों से। एक, जितना ये बेचारा फसल निकालता है सबका सब मालिक ये खुद अकेला है। दूसरी बात, इसके पास जो ये ज़मीन अपनी नहीं थी, अब ये ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स इसको मिल गए, इसके मालिकाना हुकूक मिल गए, अब ये इसका ओनर बन गया। अब ये अपलिफ्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। आप कहोगे सर बिल्कुल हो गया। ये हो गया, हमारे पास एक चीज़ थी अपलिफ्टमेंट करने के लिए, किनको? जो सोशली और इकोनॉमिकली हमारे पास बैकवर्ड थे। ये पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको बताई। किसके बारे में? ये मैंने आपको बताई जो हमारी पहली अमेंडमेंट एक्ट हुई थी, इसके ज़रिए क्या हुआ? सबसे मेन इंपॉर्टेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या हुआ? एबॉलिश किया गया। किसको? ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया। हालांकि मैंने नोट्स में लिखा भी हुआ होगा, एबॉलिश किया गया, ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया। उसके बाद ज़मीन किनको दी गई? ज़मीन उनको दे दी गई जिसके पास जितनी थी, और जो वीकर सेक्शन है वो क्या बन गए? वो रिच बन गए। रिच कैसे बन गए? उनको ज़मीन भी मिल गई, सारा का सारा फसल उनका अपना, खुद भी खाते थे और बेचते भी थे, उनको इनकम भी जनरेट होने लगी। ये हमारे पास क्या थी? 1951 में आई हुई पहली हमारे पास अमेंडमेंट एक्ट थी। ठीक है, 105 वाली हम लास्ट में पढ़ेंगे। अब देखो हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके ये अमेंडमेंट एक्ट्स। ये देखो ये मैंने कुछ ऐसी पिक्स ली है जो मैंने ली है नेट से। मैंने सोचा अब लिखेगा कौन ज़्यादातर, अब इन पिक्स से ही आपको एक्सप्लेन करूँगा और मुझे लिखने का टाइम भी बच जाएगा, है कि नहीं। और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी और जो ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछी जाती है वो मैंने लाई है, और कुछ मैंने अपने रफ पर जो लिखा था उसकी भी मैंने पिक्स ली हुई है, वो भी मैंने ऐड की हुई है, वो भी आपको समझ में आ जाएंगे और आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है जी। पहला अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया। ये देखो क्या था, इसके ज़रिए स्टेट को क्या बनाया? स्टेट को एक डायरेक्शन दी गई कि आप एम्पावर करो किनको? एडवांस करो किनको? जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पीपल है। ठीक है जी। और ये 9th शेड्यूल इसमें ऐड किया गया। क्या किया गया? 9th शेड्यूल भी इसमें ऐड किया गया। किस में? जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आई थी। और उसके अलावा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया? जो फंडामेंटल राइट हमारी है ना, 19 आर्टिकल 19 जो उसमें आती है, उसमें ऐड किया गया। क्या किया गया ऐड? राइट टू स्पीच एंड राइट टू एक्सप्रेशन। स्पीच हो गया कि आप कहीं खड़े होते हो और बोलते हो, आप बोल सकते हो, लेकिन आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकते हो, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हो। सॉरी, गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो बट यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द लॉ, है कि नहीं। इसी तरह एक्सप्रेशन, आप अपनी एक्सप्रेशंस अगेंस्ट गवर्नमेंट बोल सकते हो बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन ए नेगेटिव वे, जिससे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी सॉवरेनिटी को कोई सा भी खतरा हो। ठीक है जी। ये चीज़ें भी ऐड की गई, और भी थोड़ी सी कुछ लिटिल बिट चीज़ें ऐड की गई, लेकिन आप ऐड रखो ज़्यादा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस लिए लाया गया था? वो ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आया सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 1952 में आया। उसमें क्या किया गया? लोकसभा, अच्छा जी, जो हमारे पास जो सेकंड अमेंडमेंट एक्ट थी उसमें बताया गया कि एक लोकसभा का मेंबर, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, चलो हम लोकसभा ही लेते हैं, एक लोकसभा की सीट के कितने वोटर्स होने चाहिए? 7.5। यानी एक लोकसभा मेंबर जो है, एक पार्लियामेंट मेंबर जो है, वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता है? 7.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर हो गए तो तब तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 लोग वहाँ इलेक्ट करने पड़ेंगे। इससे कम अगर हो गया तब उसको जोड़ना पड़ेगा किसी और के साथ और एक बनाना पड़ेगा। यानी दिस वाज दैट टाइम मेड मैंडेटरी, किसके ज़रिए? कि एक जो पार्लियामेंट मेंबर है वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है? वो कर सकता है 7.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी एक पार्लियामेंट सीट में इतने लोग होने चाहिए, कितने? 7.5 लाख लोग होने चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद 7th अमेंडमेंट एक्ट आया। मैंने दूसरी पढ़ाई, तीसरी चौथी पाँचवीं क्यों छोड़ी? क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया जो इम्पॉर्टेंट है वही हम पढ़ने जाते हैं।
अच्छा जी, सेवन्थ अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है? सेवन्थ अमेंडमेंट एक्ट बोलता है कि कोई सी भी दो स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे आप देखो, जम्मू कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का एक ही हाई कोर्ट है। पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है। ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए भी एक कानून बना हुआ है। वो कानून किस चीज़ से बना, यानी किस अमेंडमेंट एक्ट से बना? वो बना सेवन्थ अमेंडमेंट एक्ट 1956। सेवन्थ अमेंडमेंट एक्ट 1956 बोलता है कि दो स्टेट्स या दो यूनियन टेरिटरीज जो है उनका एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। ये कानून में बनाकर ऑलरेडी रखा गया है। नहीं तो आज बोलता पंजाब मुझे अलग हाई कोर्ट दे दो, हरियाणा बोलता मुझे अलग हाई कोर्ट दे दो। लेकिन ऑलरेडी कानून में गुंजाइश रखी गई है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश रखी गई है कि दो स्टेटों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। और उसके अलावा इसमें क्या किया गया कि इंडिया जब फ्रीडम मिला था ना इंडिया को, तो कुछ स्टेट्स को ए ग्रेड दिया गया था, कुछ को बी ग्रेड, कुछ सी ग्रेड। इस बेसिस पर लोग क्या करते थे, ये ए वाले कहते थे हम इनसे सुपीरियर है, बी वाले कहते हैं हम इनसे सुपीरियर हैं, इन सी वालों को नीच नज़र से देखा जाता था, डी वालों को इससे ज़्यादा नीच नज़र से देखा जाता था। तो इस सारे से क्या होता था, भाईचारा खत्म हो जाता था, इंटीग्रिटी खत्म होती थी, फ्रेटर्निटी जो इंडिया की थी वो खत्म हो जाती थी, है ना। भाईचारा खत्म होता था। ये कहता था मैं सुपीरियर हूँ, इससे बात क्यों करूँगा, है ना, इसका जूठा क्यों खाऊंगा, ना छूत छात जैसा लग जाता था। तो इस सिस्टम को पूरा ख़त्म किया गया है इसी सेवन्थ अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए। और अब स्टेट्स को एक ही कैटेगरी में रखा गया। अब सारे एक ही कैटेगरी में है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं है। और इसी में यूनियन टेरिटरीज़ का भी कंसेप्ट एंटर किया गया कि अब इंडिया में यूनियन टेरिटरीज़ भी होंगी। ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? सेवन्थ अमेंडमेंट एक्ट था, जो कब आया? जब आया 1956 में। ठीक है जी, बढ़ो आगे। फिर आया नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट। नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है? नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए जो री ब्यूरीबेरी केस है ना, री ब्यूरीबेरी जो आपको मैंने पढ़ाया, कहाँ पर पढ़ाया था मैंने आपको? प्रीएम्बल में। यानी री ब्यूरीबेरी जो है ना, ये एक एरिया था जिस पे क्लेम कर रहा था बांग्लादेश और इंडिया, कुछ क्राइसिस चल रही थी। तो फिर इंडिया ने एक अमेंडमेंट एक्ट लाया जिसके ज़रिए ये री ब्यूरीबेरी का जो मामला है ये सेटल किया गया। जो ये री ब्यूरीबेरी जो है ना, ये दिया गया वेस्ट पाकिस्तान को, जिसको आज बांग्लादेश बोलते हैं ना, ये इशू सेटल किया गया। ये किसके ज़रिए किया गया? ये किया गया नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट 1960 में किया गया। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया इंडो पाक एग्रीमेंट। ठीक है जी, अब तेज़ बढ़ो आगे। 10th शेड्यूल के ज़रिए दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली इसको क्या किया गया? इसको एज यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बनाया गया। ये 1950s के बाद बनाए गए, इंडिया के साथ ऐड किए गए, क्योंकि तब तक इंडिया डोमिनेंट था। उसके बाद 1950s में इंडियन सोवेरियन हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट इसने किया, इन्फोर्स किया, तब जाकर ये ऐड करने लगे। ठीक है, ये किसके कंट्रोल में थी? कोई फ्रेंच कॉलोनी थी, कोई पुर्तगीज़ कॉलोनी थी। ठीक है जी, यहाँ तक। अच्छा जी, फिर 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 आया। इसके ज़रिए गोवा, दमन, दीव को क्या किया गया? इसको भी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया ऐड किया गया। 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 के ज़रिए क्या किया गया? नागालैंड जो है इसको स्पेशल स्टेटस ऑफ 371 दिया गया। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा भी जा सकता है, क्योंकि आजकल जो हमारे लीडर है ना कश्मीर के, वो 360 ये कहते हैं कि हमें 371 दे दो। 371 क्या बोलता है? लैंड और जॉब्स गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेंगी। ये कब दिया गया? ये सबसे पहले 1962 को 13th अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए दिया गया। किस स्टेट को? नागालैंड को दिया गया। ठीक है जी, उसके बाद आया 14th अमेंडमेंट एक्ट। 14th अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए पुडुचेरी जो है ना, जिसको पौंडीचेरी पहले बोलते थे, उसको ऐड किया गया इंडिया में एज यूनियन टेरिटरी। और साथ में क्या किया गया? यूनियन टेरिटरी जितनी भी इंडिया में उस ज़माने में थी, जैसे हमारे पास हिमाचल प्रदेश भी पहले यूटी थी, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन, दीव, पुडुचेरी, उनको लेजिस्लेटिव असेंबलीज दी गई। उनको कहा गया चलो आप अब असेंबलियाँ बनाओ। असेंबली बनाने के बाद वो उन्होंने क्या बनाया? कैबिनेट मिनिस्टर्स भी बनाए। जो गवर्नमेंट बनाएगी वो अपने मिनिस्टर्स भी बनाएंगी। ठीक है जी, ये कब किया गया? ये किया गया 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962 में। एक प्रोविजन लाया गया जिसके ज़रिए यूटीज़ में भी क्या बन सकते हैं? यूटीज़ में भी आप लेजिस्लेटिव असेंबली बना सकते हैं। यानी ये एक कानून के ज़रिए किया गया है, तब जाकर आजकल की यूटीज़ में इलेक्शंस होते हैं।
फिर आता है हमारे पास 19th अमेंडमेंट एक्ट 1966। इसमें क्या किया गया, इसमें क्या, पहले जब इलेक्शंस हुआ करते थे ना, अगर इलेक्शंस में कोई धांधली वांधली कोई चीज़ ऐसी होती थी तो उसमें क्या होता था, एक टर्मिनल बनाया गया। टर्मिनल यानी एक लोगों का एक एक्सपर्ट्स का ग्रुप बनाया गया था, ऑफिसर्स का, जो ये डिस्प्यूट्स क्या करते थे, सॉल्व करते थे। कौन से डिस्प्यूट सॉल्व करते थे, अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो डिस्प्यूट आपका यानी इलेक्शन के मामले में है ना। तो उसके बाद लेकिन क्या किया गया, लेकिन उसके बाद जब आपका 19th अमेंडमेंट एक्ट 1966 आया, उसमें क्या किया गया, जो हमारे पास हाई कोर्ट्स हैं और हमारे पास हाई कोर्ट्स हैं ना, उनको राइट दिया गया कि अब आप ये डिस्प्यूट्स आप संभालो, अब आप डिस्प्यूट्स को आप सॉल्व करो। किन डिस्प्यूट्स को, जो डिस्प्यूट्स इलेक्शन के रिगार्डिंग थे। तब तक ये हाई कोर्ट इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर पाता था, क्योंकि ये राइट सिर्फ था ट्रिब्यूनल्स के पास, यानी कमिटीज़ के पास, जो गवर्नमेंट ने बनाई थी। अच्छा जी, 21st अमेंडमेंट एक्ट आया, कब आया, 1967। ये क्या बोलता है, इसमें आपको सिंधी लैंग्वेज जो है इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में ऐड किया गया। याद रखो, याद रखो, जितने भी हमारे 8th शेड्यूल जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल, ये सिर्फ लैंग्वेज से डील करता है। और सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब हमारे पास 14 लैंग्वेजेस थी, ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोल रहा हूँ। और आज 2022 में हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। कितनी है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारे पास आज, एज ऑन 2022 ऑफिशियल लैंग्वेज। अनऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की बहुत सारी है। लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया मेरा एक लेक्चर है कल्चर एंड हेरिटेज वाले फोल्डर में, आप देख लेना प्ले लिस्ट में, तो वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आता है 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें क्या किया गया, जो हमारे पास बिल है ना, मैंने आपको बोला ना, बिल जाती है वो पास होती है 50% वोट्स के साथ, है ना, दोनों हाउसों से, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाती है, फिर प्रेसिडेंट साइन करता है। ये प्रेसिडेंट के पास जाना, ये भी एक कानून के ज़रिए किया गया कि अब बिल जो है ना ये प्रेसिडेंट के पास भी जाएगी। ये किस कानून के ज़रिए बनाएगी, ये बनाएगी आपकी 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में आया था। कहाँ, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में आया, जिसमें ये बोला गया कि जो बिल है जब ये पार्लियामेंट के दोनों हाउसों से पास होगी, उसे कंपलसरी किसी भी हालत में जाना है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट का साइन वहाँ से करके लाना है। ठीक है जी, यानी प्रेसिडेंट का साइन कंपलसरी बनाया गया। कब बनाया गया कंपलसरी, आफ्टर द 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 विच टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट assent to the constitutional amendment bill was made very कंपलसरी इसको किया गया। ठीक है जी। 25th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए क्या किया गया, जो हमारे पास फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको लीगल राइट में डाल दिया गया आर्टिकल 300 में। ठीक है जी। ये किसके ज़रिए किया गया, ये आर्टिकल 25 के ज़रिए किया गया। ठीक है जी। थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, इसमें यहाँ तक मैं तेज़ बहुत चलता जा रहा हूँ मेरे ख्याल से। अगर आपको तेज़ लगता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि सर आप तेज़ जा रहे हैं, तो आई विल जस्ट ट्राई टू स्पीक स्लोली। उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 26, ये अमेंडमेंट नंबर 26, ये आया 1971। ये प्रेवी पर्सेस के बारे में बोल रहा है। देखो, जब इंडिया फ्री हुआ तो उस टाइम बहुत सारे हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स थी। कुछ प्रिंसली स्टेट्स इज्जत के साथ इंडिया में आई, कुछ नहीं आई, कुछ को बेइज्जती के साथ घसीट कर लाया गया, इंडिया में ज़बरदस्ती शामिल किया गया जब उनके किंग्स ने नहीं माना। तो उसके बाद क्या किया गया, इन जो किंग्स है ना, इनको क्या दिया गया, इनको एक स्टेफन दिया जाता था। स्टेफन यानी एक पेंशन दिया जाता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। यार आप हमारे साथ शामिल हुए, आप प्रिंस हुआ करते थे, आपको इतना इतना मंथली आपको सैलरी मिलेगी, ताकि आप भी अपना काम चलाओ, है कि नहीं। एक उसको बोलते थे प्रेवी पर्सेस। क्या बोलते थे, प्रेवी पर्सेस, प्रेवी पर्सेस। लेकिन जब 1971 में इंदिरा गांधी जी आई तो उसने ये प्रेवी पर्स हटा दिया। कहा नहीं, अब इंडिया तो एक है, अब इनको क्या है, जाकर खुद कमाएंगे, जैसा करना है वैसा करना है, कोई पैसा गवर्नमेंट से नहीं मिलाएगा। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर ठेंगा दिखाया, कहा जाओ कमाओ, जो करना है करो, हम कोई पैसा आपको नहीं दे देंगे। और ये किसके ज़रिए इन्होंने हटाया, ये हटाया उन्होंने 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971। अब इसके लिए एक्ट लाने की ज़रूरत क्या थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए एक्ट लाने की क्या ज़रूरत थी, गवर्नमेंट वैसे भी बोल सकती थी। देखो, अगर एक्ट नहीं आया होता ना तो हो सकता है कोई भी गवर्नमेंट दोबारा इनको देना शुरू कर लेती, लेकिन जब ये एक्ट आया तो इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन यहाँ लग गई। जो भी गवर्नमेंट आएगी, कोई गवर्नमेंट इसके बारे में बात नहीं कर पाएगी, और गवर्नमेंट सीधे कहेगी नहीं भाई हम नहीं दे पाएंगे आपको, अगर कोई कोर्ट में भी जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आपको अब नहीं मिलेगा। ठीक है जी।
फिर आता है 31st अमेंडमेंट एक्ट, कब? 1972। ये क्या बोलता है? इसके ज़रिए 36th अमेंडमेंट 31वें अमेंडमेंट एक्ट जो 1972 में लाया गया, इसके ज़रिए क्या किया गया? 20 लोकसभा सीटें इंक्रीज़ की गई। क्या की गई? 20 लोकसभा सीट्स इंक्रीज़ की गई। पहले हमारे पास लोकसभा सीट्स कितनी थी? पहले 525 थी, फिर उसको बढ़ाकर कितना? 545 किया गया, यानी 20 लोकसभा सीट्स इंक्रीज़ की गई। ये ज़रूरी याद रखनी नहीं है कहाँ कहाँ से इंक्रीज़ की गई, किस स्टेट में इंक्रीज़ की गई, ये कोई ज़रूरी नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है जी। फिर आता है 35वां अमेंडमेंट एक्ट, यानी 35th अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या बोलता है? स्टेट को क्या किया जाए? अच्छा, जो हमारे पास सिक्किम है, इसको क्या किया गया? इसको एसोसिएट स्टेट, यानी इंडिया के कंट्रोल में एक स्टेट रखा गया। इंडिया के कंट्रोल में एक स्टेट रखा गया, लेकिन इंडिया का स्टेट नहीं बनाया गया। कब? 35th अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए। उसके बाद 36th अमेंडमेंट एक्ट आता है। वो क्या कहता है? वो कहता है 1 साल के बाद आता है। वो कहता है अब इंडिया का जो ये आपका सिक्किम है, ये इंडिया का परमानेंट स्टेट है। अब ये स्टेट है, अब ये कोई एसोसिएट स्टेट नहीं है। नाउ इट इज़ अ परमानेंट स्टेट ऑफ द इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना? ठीक है जी। अब ये कब आया? 36। अब याद रखो 35th किससे रिलेटेड है? एसोसिएट स्टेट बनाया गया सिक्किम को इंडिया का। 36 उसके बाद 1975 में आया। उसके बाद ये क्या कहता है? ये कहता है कि इंडिया का फुल फ्लेज्ड स्टेट है। कौन? सिक्किम। देखो याद रखो, एक्ट का नंबर याद रखो और एक्ट कब किस ईयर में आया, और साथ में रखो ये किस चीज़ के बारे में बात करता है ना? जैसे मैंने बोला 36th अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 1975। ये क्या बोलता है? ये बोलता है सिक्किम अब फुल फ्लेज्ड स्टेट है इंडिया का, यूनियन ऑफ इंडिया का, ठीक है जी। उसके बाद आया था 40th अमेंडमेंट एक्ट। 40th अमेंडमेंट यानी 40वां अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या बोलता है? ये कहता है कि जितने भी हमारे वाटर्स ना इंडिया को, पार्लियामेंट को ऑन टाइमली बेसिस, हर टाइम बेसिस पर, यानी आफ्टर 1 या 2 ईयर या 3 ईयर टाइमली बेसिस पर ये जो ट्रीटीज हुई है या वाटर्स हैं, इनके बारे में सोचना चाहिए, है ना? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में सोचना चाहिए। ये वाटर्स है ना, इसकी रिगार्डिंग बात की गई है 40 में। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 42nd और 44th, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, इसको मैंने इसीलिए अलग रखा है, ठीक है जी। 52nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए क्या किया गया? 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया। इसके ज़रिए 10th शेड्यूल ऐड किया गया। क्या किया है? एक 10वां शेड्यूल ऐड किया गया। उस 10वें शेड्यूल में रखा गया एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या रखा गया? एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ अगर आप लोगों को समझ आया था, किसी को आता है तो किसी को नहीं आता है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू हिम वेरी इजी। देखो, जब हम इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो हर एक मेंबर जो इलेक्शन लड़ने के लिए जाता है, उसको पूरी की पूरी डिटेल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी पड़ती है ना? इन केस आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, इफ वो इलेक्शन जीतने के बाद पता चल जाता था इस बंदे ने कोई फेक चीज़ लाई है, फेक इंफॉर्मेशन दी है गवर्नमेंट को, तब जाकर उसे क्या कर सकता है? उसे स्पीकर क्या कर सकता है? उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकता है? वो ये चीज़ बताता है एंटी डिफेक्शन लॉ। उसको किस किस मामले में, किस किस चीज़ से, किस तरीके से, किस किस बेसिस पर उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उस मेंबर को जिसने ऐसी चीज़ की होगी, पार्लियामेंट मेंबर को, ठीक है जी। या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर है, उसको कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ये चीज़ों के रिगार्डिंग जो बात करता है, उसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। एंड दैट एंटी डिफेक्शन लॉ was added in Indian Constitution by 52nd Amendment Act in 1985। इन किस में ऐड किया गया था? 10th शेड्यूल में ऐड किया गया था, ठीक है जी। इन केस यू वांट टू गो थ्रू, ये मैं हाईलाइट क्यों किया हूँ, अगर आप 10th शेड्यूल को डिटेल में भी पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, वो बड़ा है, 4 दिन लग जाएंगे उसी में, फिर भूल जाओ बाकी सब कुछ। अच्छा, 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989, यानी मेरे पैदा होने के साल वाले मैंने, है ना? उसी में क्या हो गया था? पहले हमारी एज क्या हुआ करती थी? मैंने बोला था आपको मैक्सिमम जगह 20 से 21। अब देखो यहाँ जो हमारे पास 61th अमेंडमेंट एक्ट है ना, उसके ज़रिए क्या किया गया? जो 21 साल एज थी उसको रिड्यूस करके 18 साल किया गया। यानी अब आप कुल मिलाकर ये बोल सकते हो, जो आपके पास ये पहले एज 21 साल हुआ करती थी, फिर उसको 18 साल कर दिया गया वोटिंग एज के लिए। ये किस अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए लाया गया? ये लाया गया 61th अमेंडमेंट एक्ट 19
1989 में लाया गया ये, ठीक है जी। 1989 में एक अमेंडमेंट लाया गया, उसका नाम था 61 अमेंडमेंट एक्ट। उसके ज़रिए क्या किया गया, वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 20 ईयर्स टू 18 ईयर्स। नाउ 18 ईयर्स पर्सन कैन वोट इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, है ना, ठीक है जी, समझ में आ गया। उसके बाद आता है 65th अमेंडमेंट एक्ट। क्या आता है, 65th अमेंडमेंट एक्ट। 65th अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है, इसने एक कमीशन बनाया है, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। क्या बनाया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये कब बना, ये बना 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990 में। याद रखो, ये चीज़ भी पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाए, दिल्ली यूनियन टेरिटरी को कैपिटल ऑफ इंडिया बनाया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। यूनियन टेरिटरी ऑफ स्पेशल स्टेटस दिया गया है इसको, क्या दिया गया, स्पेशल स्टेटस दिया गया, जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है जो कैपिटल ऑफ इंडिया है। और इसमें क्या किया गया, उसको बनाया गया, एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी दी गई दिल्ली को। क्या दी गई, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें 70 मेंबर होंगे और उसका 10% क्या रहेंगे, मिनिस्टर्स। 70 का 10% क्या होता है, 7 मिनिस्टर्स रहेंगे, इंक्लूडिंग द सीएम। सीएम और 6 और मिनिस्टर्स हो गए 7। समझ में आ गया। अब जो इंडिया को जो एक्ट है ना, जैसे वो नया एक्ट अब कश्मीर में होगा, ओनली 10% जो हो गए मेंबर्स, उनका क्या होगा, वो बन जाएंगे आपके मिनिस्टर्स। जैसे अब हमारे पास अगर 114 सीट्स बनने वाली है ना, 114 का कितना होता है वो, 110.4 मेरे ख्याल से इतने बनेंगे मिनिस्टर्स, यानी 10-11 मिनिस्टर्स ही आप बनेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। अब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, ये कस में आया 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। इसमें क्या किया गया, दिल्ली यूटी जो है इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया, और उसको क्या दिया गया, उसको दी गई एक असेंबली जिसमें 70 मेंबर होंगे और 7 मिनिस्टर्स रहेंगे इंक्लूडिंग द सीएम। ये कब किया गया, 1991 में 69th अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए। उसके बाद आया 71th अमेंडमेंट एक्ट। क्या आया, 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें क्या किया गया, इसमें कुनकर्नी, मणिपुरी, नेपाली, ये लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में ऐड किए गए। 8th शेड्यूल में सिर्फ लैंग्वेजेस ही है, ये आपको पता है। उसके बाद टोटल लैंग्वेजेस कितनी हुई, 18। उसके बाद जब आगे डोगरी ऐड की गई फिर 22 हो गई। ये 18 फिलहाल यहाँ भूल जाओ, ठीक है जी। 73rd अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है, पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज सबसे पहले इंडिया में कहाँ लागू किया गया, नागौर राजस्थान। बाई किसने किया था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने। ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट बोलता है कि इंडिया में पंचायत होनी चाहिए, ठीक है जी, गांधी जी का मिशन पूरा करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद 74 बोलता है, क्या बोलता है, म्यूनिसिपलिटीज़ भी होनी चाहिए, सिटीज़ में म्यूनिसिपलिटीज़ भी होनी चाहिए। ये कौन बोलता है, 74th अमेंडमेंट एक्ट, जो कब आया, 1992 में। थर्ड भी 73rd भी 92 में आया, 74 भी 92 में आया। उसके बाद क्या आया, ए न्यू पार्ट एक्स ए एडेड टू द शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आया 86th अमेंडमेंट एक्ट। 86th अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है, 86th अमेंडमेंट एक्ट बोलता है जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं, इनकी जो एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया है इनके लिए। 6 से 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया, यानी अब उनको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, न पेरेंट्स न कोई और रोक सकता है उनको, ये क्या, वो एजुकेशन लेने से, स्कूल जाने से। किन एज के बच्चों को, 6 से लेकर 14 साल तक के एज के बच्चों को, क्योंकि ये अब उनका फंडामेंटल राइट बन गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ये 6 से लेकर तभी आई थी हमारे पास SSA, सर्व शिक्षा अभियान, उस ज़माने में जब 2002 में आया था, इसी को फुलफिल करने के लिए। किसको, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन के लिए। अब ये क्या है, अब हमारे पीएम उस टाइम कौन थे, हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस ज़माने में, ठीक है जी। थोड़ा सा कुछ और बोलना चाहूँगा इसके बारे में आपको। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे की जो एजुकेशन है, ये इन बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट है, कोई इनको रोक नहीं सकता है।
अगर मैं अब देखूं किसी जगह 6 से लेकर 14 साल का बच्चा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनको कहता हूँ आप स्कूल जाओ, आपको फ्री एजुकेशन मिल जाएगी। वो मैं क्या कर रहा हूँ, वो मेरी फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है। गवर्नमेंट 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रही है। वो क्या है गवर्नमेंट के लिए, DPSP। यानी जो हमारे पास ये जो है ना, ये 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन ये हमारे लिए फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी है। तीनों चीज़ों में है ये, ठीक है जी। ये तीनों चीज़ों में आता है, ये याद रख लेना आप, ठीक है जी। फिर आता है 88th अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये क्या बोलता है, ये कहता है सर्विस टैक्सेस। अच्छा, सर्विस टैक्स जो है ना, वो उसको ऐड किया गया किसमें, आर्टिकल 268A में। और ये सर्विस टैक्स है ना, ये स्टेट भी कलेक्ट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कलेक्ट कर सकती है, ठीक है जी। ये कौन बोलता है, 88th अमेंडमेंट एक्ट। 92nd अमेंडमेंट यानी 92th अमेंडमेंट एक्ट 2003, ये क्या बोलता है, बोडो, डोगरी, मिथाली, संथाली, ये ऐड की गई 8 शेड्यूल, और उसके बाद पूरी की पूरी लैंग्वेज बन गई, कितनी बन गई, 22। और अब 22 ये अभी ऑफिशियल, और अनऑफिशियल हमारे पास बहुत सारी इंडिया में, मैं ये ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ। ऑफिशियल 22 लैंग्वेज है हमारी इंडिया में, ठीक है जी। और ये पॉइंट ज़्यादा याद क्यों रखने की ज़रूरत है, ये देखो डोगरी यहाँ पर आई है, तो हो सकता है ये आपको पूछा जाएगा डोगरी किस अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए कब डाली गई। आप कहोगे ये डाली गई 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में डाली गई। ये क्या, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज में, और उसके साथ ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी होगी, 18 से 22। अच्छा जी, ये आता है फिर 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009। ये कहता है SCs और एंग्लो इंडियंस है ना, इनके लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए। इनके लिए रिजर्वेशन रखता है किस में, पार्लियामेंट में भी, और आपकी असेंबलीज, स्टेट असेंबलीज में भी। SCs आपको पता है ये कौन सी है, STs भी आपको पता है। एंग्लो इंडियंस के बारे में मैं बता देता हूँ आपको, ये है एंग्लो इंडियंस, AI। देखो, जब हमारे पास फ्रेंच यहाँ से, किसी जगह फ्रेंच का कंट्रोल था ना, किसी जगह फ्रेंच लोग यहाँ से चले गए, अच्छा पुर्तगीज चले गए, ब्रिटिश चले गए, कुछ इनमें से अंग्रेज ऐसे थे जिनको इंडिया बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहीं स्टे करने का प्लान बनाया, उन्होंने कहा हम यहीं के सिटीजन रहते हैं, तो यहीं रह गए वो। उनको बोलते हैं एंग्लो इंडियंस। क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियंस। उनके लिए भी अलग रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में भी है, और उन स्टेट्स की असेंबलीज में भी है, जैसे पुडुचेरी में है, आपके गोवा में है, केरला में है ना, रिप्रेजेंटेशन है। उसी को बोलते हैं, इसी की उनकी रिजर्वेशन के लिए ही 95th अमेंडमेंट एक्ट आया था। किन के लिए, एक एंग्लो इंडियंस के लिए, एक SCs के लिए, एक STs के लिए आया था, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब बढ़ते हैं आगे। 97th अमेंडमेंट एक्ट बोलता है हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होनी चाहिए, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया। क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया उनको, ठीक है जी। अब वर्ड भी मुंह से नहीं निकल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स मतलब यानी उनके लिए लॉ बनाया, अब उनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन किया गया, ठीक है। ये किसका ड्रीम था, ये ड्रीम था गांधी का। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स अगर आप देखोगे ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, वहाँ आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा ये गांधी की क्या थी, गांधी जी की थॉट थी, ठीक है जी। 100th अमेंडमेंट एक्ट क्या था, 100th अमेंडमेंट एक्ट था जितने भी बॉर्डर्स हमारे बांग्लादेश के साथ लगती हैं ना, जिन स्टेट्स का, उनके बॉर्डर्स को आपको क्लियर करना है, ठीक है जी। ये किस किस के स्टेट के साथ लगते हैं, आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, ठीक है जी। और ये क्या किया गया, ये एक एग्रीमेंट है टू परस्यू द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया बांग्लादेश एक्सचेंज सम ऑफ द इनक्लूडेड टेरिटरीज। कुछ हमारे पास आइलैंड, छोटे छोटे डेल्टाज बने थे ना, उनके जरिए जो आइलैंड्स बने थे, इंडिया वालों को इंडिया का दिए गए, और बांग्लादेश के जो थे वो उनको दिए गए। ये सेटल किया गया 100th अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए, ये याद रखो, ठीक है जी। अच्छा, 101st अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए क्या किया गया, GST इम्प्लीमेंट किया गया। GST कैसे किया गया, अभी आपको पहले ही मैंने बताया। GST किया गया स्पेशल मेजॉरिटी विथ रेक्टिफिकेशन फ्रॉम स्टेट्स, इसके ज़रिए किया गया। एक तो स्टेट्स ने भी पहले ये स्पेशल मेजॉरिटी के ज़रिए पार्लियामेंट में पास किया गया दोनों हाउसों में, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास गया, फिर उसके बाद स्टेट्स के पास गया, स्टेट्स ने भी फिर मोर देन 50% के साथ इसको पास किया, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया, फिर ये GST पूरे इंडिया में लागू हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, 102 अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है, 2018 में जो हुआ,
इसने क्या दिया, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, यानी रिकॉग्नाइज किया कॉन्स्टिट्यूशनली किसको, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो थी ना, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। किस अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, इसको दिया गया 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 के जरिए दिया गया। ठीक है जी। 103 क्या बोलता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आपको पता है ना, वो एक 10% रिजर्वेशन रखी जाती है ना, उन बंदों के लिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, ये अब जाओगे ना, पूछ लेना किसी बंदे से जो जहाँ से वो हासिल करते हैं, वो आपको पूरा प्रोसीजर बताएगा। इसके लिए आपके पास कम ज़मीन होनी चाहिए, मकान होना चाहिए, वो भी पुख्ता नहीं होना चाहिए ना। उन लोगों को क्या मिलेगा, उन लोगों को मिलेगा 10% रिजर्वेशन। 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे जॉब में, 10% रिजर्वेशन मिलेंगी। फॉर मैं अभी समझाऊंगा आपको। कोई पोस्ट निकले हैं 100 में से 10% EWS वालों को दे देंगे, वो हो गया 10 पोस्ट। अब EWS के लिए ये 10 पोस्ट भरने हैं। अब यहाँ हमारे पास 1000 EWS वाले हैं। अब ये इन्होंने एग्जाम में जितने पॉइंट्स लिए होंगे ना, और हर एक को 5-5 पॉइंट EWS के दिए जाएंगे। कितने, 5 पॉइंट। फिर जो 5 पॉइंट ऐड करने, जो पहले 10 टॉप करेंगे उनको मिलेगा EWS का फ़ायदा। और EWS इसको मिल गया तो उसके साथ इस EWS को ख़त्म किया जाता है। और जिसको एक बार वो EWS मिल गया ना, तो बस एक टाइम, वन टाइम टोकन है ये, उसके बाद दोबारा नहीं मिलता है। और मुझे एक बंदा बोल रहा था, एक अजीब से आजकल लोग भी है, वो बोल रहा था मुझे कि मेरे पास 5 रिजर्वेशन है, बहुत सारी है, 5 कैटेगरीज है मेरे पास, तो हर एक कैटेगरी के मुझे 5-5 मार्क्स मिलेंगे, वो हो गए 25। मैंने बोला हाँ, 100 में से तो 25 आपको कैटेगरीज के मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है। देखो, इन केस आपके पास कितनी भी कैटेगरियाँ क्यों ना हो, आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स मिलेंगे। आपके पास 50 कैटेगरी क्यों ना हो, 5 ही पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके पास 5 कैटेगरियाँ दी गई, आप तो मेरिट में टॉप करोगे, आप किसी को आगे नहीं जाने दोगे। बिल्कुल वैसा नहीं होता है। एक राइट होता है ना, एक राइट है, इसको राइट के तरीके से गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इस्तेमाल करने का तरीका हमको सिखाया है। ठीक है जी। फिर आता है 104th अमेंडमेंट एक्ट। 104th अमेंडमेंट क्या बोलता है, लोकसभा असेंबलीज रिमूव्ड सीट्स फॉर द एंग्लो इंडियंस इन द लोकसभा स्टेट। अच्छा जी, ये क्या है, एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर द कंसेशन ऑफ सीट्स। अच्छा, इधर क्या किया गया 104th अमेंडमेंट में, जो SCs और STs को सीट्स दी गई थी ना, उसके बारे में क्या किया गया, एक तो ये उसके बारे में बताया, और दूसरा जो एंग्लो इंडियन को दिया जाता था ना, उसको रिमूव किया गया। अब उनको नहीं मिलेगा, ये रिजर्वेशन उनको ख़त्म की गई। ये पॉइंट यहाँ पर याद रखो 104 अमेंडमेंट एक्ट में। लास्ट आता है 105 अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या करता है, इसके जरिए अमेंड किया गया कुछ आर्टिकल्स को, जैसे आर्टिकल 338B, आर्टिकल 342A, आर्टिकल 366। इसको क्या किया गया, इनको एडिट किया गया, अमेंड किया गया, और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। फिर कब, 10 अगस्त 2021 को। इसके जरिए क्या किया गया, स्टेट को क्या किया गया, स्टेट को कहा गया कि आप इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली और जिनकी एजुकेशन बैकवर्ड है, यानी इकोनॉमिकली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड हमारी कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए कुछ खास स्टेप उठाए एम्पावर करने के लिए। ये कहा गया हमारे पास किसमें, ये कहा गया 104th अमेंडमेंट एक्ट में। अब देखो हमारे पास एक 2 पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट्स, ये हमारे पास रहता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट। क्या बोलते हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हिला कर रख दिया था, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसमें चेंज किया गया था। तो हमारी PM उस टाइम कौन थी, इंदिरा गांधी PM थी, और इमरजेंसी चल रही थी कंट्री में। इसकी खास खास कुछ चीज़ें बताऊँ जो इसमें की गई। डायरेक्टिव, मोर फोकस वाज गिवन टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंस्टेड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा कम वैल्यू दिया गया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ज़्यादा। यानी गवर्नमेंट अपने आप को स्ट्रांग ज़्यादा बनाना चाहती थी और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा वीक किया गया। ठीक है, क्योंकि DPSPs आपके क्या है, आप उसको वो नॉन जस्टिसेबल हैं, इसमें क्या हो गया, फिर कोर्ट्स का भी पावर्स कम हो गया, और फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, और उसमें क्या हो गया, उसको थोड़ा वीक किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड की गई 51A में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पास अलग लेक्चर है, वो आप वहाँ देख सकते हो। कब आया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया। इसके ज़रिए क्या किया गया, हमारे प्रीम्बल में 3 और चीज़ें वो ऐड की गई, सोशलिस्टिक, सिक्योलर और इंटीग्रिटी। ये ऐड की गई, कब ऐड की गई, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। अच्छा जी, लोकसभा में क्या किया गया, लोकसभा को किया गया 6 साल के लिए, और राज्यसभा को भी 6 साल के लिए किया गया। ठीक है जी। अच्छा, मेड इट ओब्लिगेटरी फॉर द
प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन, अच्छा जी, ओब्लिगेटरी रखा गया, यानी जो मिनिस्टर्स डिसीजन ले लेंगे ना, जो कैबिनेट डिसीजन ले लेगी, उस पर ना उसको वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, यानी प्रेसिडेंट के भी पावर्स कम किए गए। और कहा गया सेंटर कैन डिप्लाई, सेंटर किसी भी जगह अपने आर्मेड फोर्सेस को डिप्लाई कर सकता है विदाउट एनी, कोई इंटरफेयर उनको नहीं कर सकता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आया 44th अमेंडमेंट एक्ट, हुकूमत चेंज हो गई, इमरजेंसी ख़त्म हो गई। फिर सबसे क्या किया गया जितनी चेंजेस की गई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट उनको जो रिवर्स किया गया, कुछ ऐसी थी जो रखी गई, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो 3 वर्ड्स प्रेम्बल में ऐड किए गए उनको रखा गया। अच्छा, लोकसभा का 6 साल नहीं 5 साल ही रखा गया, राज्यसभा को 6 साल रखा गया। अच्छा, राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, मेजॉरिटी है ना, 80% से ज़्यादा जो हमारे पास वहाँ किया गया था ना, किसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट, उसको यहाँ पर रिवर्स किया गया, उसको चेंज किया गया है कि नहीं। उसको कहा गया वो पुराना ही रहेगा जो उससे पहले था, किससे पहले, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से पहले किया गया था। अच्छा जी, राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको रिमूव करके आर्टिकल 300 में डाल दिया गया, कैसे, उसमें डाल दिया गया लीगल राइट में। अच्छा, आर्टिकल 352 जो है ना नेशनल इमरजेंसी, उसको नाम बदल कर क्या रख दिया गया, आर्मड रिबेलियन रख दिया गया, क्या रख दिया गया, आर्मड रिबेलियन। अच्छा, प्रेसिडेंट कैन सिट, प्रेसिडेंट के पास जब बिल जाती है ना, जब मैंने आपको बोला साइन के लिए, वो सिर्फ एक बार उसको वापस भेज सकता है कम से कम एक बार उसको वापस भेज सकता है, दूसरी बार वापस नहीं भेज सकता, दूसरी बार उसको साइन करना ही पड़ेगा। ये किस में बोला गया, ये एक अमेंडमेंट एक्ट के जरिए बोला गया, लाया गया, कानून में लिखा गया, किसके जरिए, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। अच्छा, कोर्ट उसका जो पावर कोर्ट का कम किया गया था, उसको कोर्ट का जो पावर था वो कहीं बढ़ गया था, उसको थोड़ा सा कम किया गया, कटेल यानी काटा गया, कैंची से ऐसे काटा गया, उसको थोड़ा कम किया गया। अब देखो ये मैंने पेज पे अपनी स्क्रीनशॉट लिया, ये आप खुद पढ़ लेना, ये वही है जो मैंने पढ़ाया आपको, है ना। अमेंडमेंट्स इंडिया में कैसे किस लिए किया जाता है, या तो किया जाता है स्टेट्स को चेंज करना हो, या कोई लैंग्वेज में चेंज करना हो, या कोई और चीज़ चेंज करना हो, ठीक है ना, इसके लिए अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। ये देखो ये मैंने कुछ इसमें अमेंडमेंट्स लाई है, ये देखो ये वही है जो हमने ऊपर पढ़े हैं, लेकिन ऊपर थोड़ा मैंने ज़्यादा और लिखे। तो इसके साथ ही हमारा जो आज का लेक्चर है वो एंड होता है। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे और एक लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।